देखिए कूलम्ब लो, आपको याद होगा मैंने आपको इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्ब लो बताया था, तो चार्जेस के बीच में फोर्स का, एक चार्ज Q1 था, दूसरा चार्ज क्या था Q2 था। इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या थी, R थी। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते थे, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो था वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली आता था, और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती थी उसके स्क्वायर के क्या आता था, इनवर्सली आता था। बिल्कुल सेम यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल है M1 M2, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है, R है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा इन दोनों फोर्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगा, और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली होगा। इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया, और कंबाइन करने के बाद आपका कुछ ये रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है कि F इज डायरेक्टली टू M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद होगी क्या थी। अच्छा, कई बार इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है, तो देखिए भैया इसकी एसआई यूनिट निकालने के लिए, केक की एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें बाकी सबकी एसआई यूनिट रखनी पड़ती है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। केक की एसआई यूनिट निकालनी है। पोल स्ट्रेंथ, कल मैंने आपको बताया था पोल स्ट्रेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, एम्पियर मीटर। क्या होती है, 2 बार है पोल, तो इसलिए क्या होगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नीचे क्या होगा, रेडियस है, रेडियस की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। रेडियस की होती है मीटर, लेकिन R स्क्वायर इसलिए मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं। ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो गए, तो क्या होगा, न्यूटन एम्पियर की पावर 2, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन, ये इसकी एसआई यूनिट होगी, आप यहां पे भी लिख सकते हो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक पोल के केस में आपको कूलम्ब्स लॉ ये होगा। देखिए भैया अगला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर मैं किसी भी चीज पे जैसे पंखे पे फोर्स लगाता हूं तो पंखा क्या करता है, टर्न कर जाता है। क्या कर जाता है, देखिए पहले मैग्नेटिक डाइपोल समझ लीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो इक्वल अपोजिट चार्जों को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, जो सिस्टम बन के आता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दो इक्वल अपोजिट चार्जों को जब कुछ डिस्टेंस सेपरेट किया जाता है तो जो सिस्टम बन के आता है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे ही मैग्नेट हमेशा ही डाइपोल रहता है। मैग्नेट हमेशा क्या होता है, कभी आपने देखा सिंगल, अच्छा आपने सिंगल पॉजिटिव चार्ज देखा होगा, आपने सिंगल नेगेटिव चार्ज भी देखा होगा, लेकिन कभी ऐसा कोई मैग्नेट नहीं देखा होगा जिसमें केवल नॉर्थ पोल हो या केवल साउथ पोल हो। ऐसा होता है, नहीं होता। तो मैंने परसों ही बताया था कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या करता है, डाइपोल। क्या करता है, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों एक साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मैग्नेट का। अच्छा, तो मैग्नेटिक डाइपोल समझ में आ गया। नॉर्थ और साउथ, एक नॉर्मल मैग्नेट को हम डाइपोल ही कहते हैं क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ में होते हैं। समझ गए भैया। अब देखिए आपको पता है कि अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो ये मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, और अगर यहाँ पे नॉर्थ जो होगा वो किसकी तरफ भागेगा, मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के कहां भागेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट। मैग्नेट के डाइपोल के अंदर ये जो टर्निंग इफेक्ट आता है इसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं इसे, वैन बार मैग्नेट, क्या है भैया, इसे बार में जो नॉर्मल आपका मैग्नेट होता है ना, ऐसा रॉड जैसा होता है छोटा सा, इसे बार मैग्नेट कहते हैं। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टर्निंग इफेक्ट। क्यों टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, अभी एक पंखा है, पंखे के किसी भी एंड पर आप फोर्स लगा दोगे तो उस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, और टर्निंग इफेक्ट आते के साथ ये क्या होगा, टर्न कर जाएगा। इस बार मैग्नेट को जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो कहां भागेगा, साउथ की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसका जो साउथ पोल है कहां पे भागेगा, नॉर्थ की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। क्या आता है, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का कहते हैं। वही लिखा हुआ है, when a bar magnet placed in a uniform magnetic field it experience turning effect, this effect is known as magnetic dipole moment। किससे लिखते हैं इसको, कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं, ये हमने एक डाइपोल लिया, ये हमने एक डाइपोल लिया, इसका एक पोल क्या था साउथ, दूसरा क्या था, इसको कहां रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है और कहां जाती है, तो ये जो मैग्नेट जो बार था उसका नॉर्थ कहां भागेगा,
मतलब इधर की तरफ भागेगा, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है कहां भागेगा, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, और कह रहा है भैया वो टर्निंग इफेक्ट जो होगा यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो किसका डायरेक्टली होगा, पोल के। इस एंड पर ये इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसके दोनों एंड पर फोर्स क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा फोर्स लगता है, आप पंखे में जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा आता है। तो जैसे ही आप देखोगे कि इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ आपने बहुत बढ़ा दी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नॉर्थ कहां भागेगा, बहुत तेजी से साउथ की तरफ, और ये साउथ कहां भागेगा, इस नॉर्थ की तरफ बहुत तेजी से। यानी आपने देखा कि जो टर्निंग इफेक्ट है, यानी जो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है बार मैग्नेट के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोल स्ट्रेंथ के। अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ ज्यादा तो इसमें लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ क्या होगा, तेजी से भागे। हाँ नहीं नहीं, हाँ ये ऐसे मतलब ऑसिलेट करता रहता है, फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, जब ये फिर इधर नीचे आएगा तो फिर ये इधर जाएगा, ऐसे आएगा, मूवमेंट ऐसे होती रहती है। ये ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे, ऑसिलेशन बार मैग्नेट पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैं कराऊंगा, समझ गया भैया। तो जो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है यानी कैपिटल एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के, क्योंकि एम ज्यादा होगा यानी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो दोनों एंड पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा। दूसरा, अच्छा आप किसी छोटी चीज को इजिली टर्न करा पाओगे, बड़ी चीज को। डाइपोल का साइज क्या होता है, 2L होता है। डाइपोल का साइज को हम किससे लिखते हैं, 2L से। छोटी चीज इजिली टर्न करती है, बड़ी चीज रिंच वगैरह जो होती है उसको बड़ी बनाई जाती है, उसकी आर्म लेंथ बड़ी बनाई जाती है ताकि वो इजिली टर्न कर जाए। जो दरवाजा होता है और खिड़की होती है, दरवाजे पे आप फोर्स लगाओगे वो इजिली टर्न कर जाएगा और ज्यादा टर्न करेगा। खिड़की वगैरह छोटी होती है, उसको टर्न कराओगे थोड़ा सा जाके आगे जाके रुक जाती है। यानी टर्निंग इफेक्ट जो होता है उन चीजों के अंदर ज्यादा आता है जिसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी मूवमेंट जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 2L के। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को, एम इसके भी प्रोपोर्शनल है, एम इसके, एम क्या है, ये स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और ये क्या है, साइज ऑफ डाइपोल। इन दोनों के डायरेक्टली इन दोनों को कंबाइन कीजिए, एम इज डायरेक्टली इक्वल टू स्मॉल एम इनटू में 2L। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, के। तो m इज इक्वल्स टू में के एम 2L। ठीक है, के की वैल्यू क्या है भैया, 1, तो ये हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू में क्या हुआ, m इंटू में 2L। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं भैया जो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और सेपरेशन इन बिटवीन पोल। दोनों पोल के बीच में सेपरेशन और पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के क्या होती है भैया, डायरेक्टली आती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन इन बिटवीन पोल। पोल्स के बीच के सेपरेशन को हम क्या लिखते हैं, 2L। क्या लिखते हैं, याद नहीं देना। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, m इंटू में 2L, ये इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो, चलो डायरेक्शन के लिए पीछे डायग्राम पे चलते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो इसके अंदर मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, इस तरीके से हो रही है। मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहां आना चाह रहा है, इधर, और मैग्नेट का साउथ पोल कहां आना चाह रहा है, इधर। हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन ये मैग्नेट कैसा आना चाह रहा है, इधर अपना नॉर्थ रखना चाह रहा है, उधर अपना क्या रखना चाह रहा है, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। ये मैग्नेट इधर अपना साउथ रखना चाह रहा है, और ये मैग्नेट इधर मतलब यही मैग्नेट का दूसरा पोल अपना यहाँ पे नॉर्थ रखना चाह रहा है। आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट कैसा जा रहा है, अपने आप को साउथ से नॉर्थ की तरफ रखना चाह रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से, क्योंकि इसकी मूवमेंट उल्टी हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां पे है, तो इसकी मूवमेंट उसकी उल्टी, मतलब क्या हुआ, साउथ से नॉर्थ। उसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है भैया, डायरेक्शन पता लग गई। अच्छा, वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होती है, एम वेक्टर इक्वल्स टू में, ये स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया। किसके ऊपर लगाया, 2L के ऊपर, क्योंकि 2L एक स्ट्रेट लाइन है, हर स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो m वेक्टर इक्वल्स में पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2l वेक्टर। अच्छा एसआई यूनिट क्या होगी, तो अभी आपको बताया था पोल की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर, क्या होती है, और 2l क्या है, डिस्टेंस है, इसकी भी क्या होगी, मीटर। एम्पियर मीटर मीटर क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका डायमेंशन क्या होगा, तो एम्पियर का डायमेंशन एम्पियर ही होता है, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, तो ए एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो गया। डायरेक्शन मैंने अभी आपको बता दी, डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू, पता लग गया ना क्यों, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी बार मैग्नेट के लिए, कोई भी बार मैग्नेट देखो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, लेकिन अलग अलग बार मैग्नेट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जिस बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसके अंदर होगा, जिसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा, और टर्निंग इफेक्ट ज्यादा किसके अंदर आता है, या तो जिसके पोल स्ट्रेंथ ज्यादा हो या साइज ज्यादा हो। जिस बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो बार मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ठीक है। और जिस बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम होती है वो वीक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंटेंस नहीं होती, ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलती। तो वहां पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिक्स होता है किसी बार मैग्नेट के लिए, और ये क्या देता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। ये ज्यादा रहेगा तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, अगर कोई मैग्नेट आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर मूवमेंट बड़ी स्लो हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो वीक मैग्नेट है, ठीक है। और अगर किसी मैग्नेट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, मूवमेंट ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो कैसा मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। आप किसी एक बात ध्यान में रखना, ये एक बार मैग्नेट है, इस लाइन को क्या कहते हैं, याद है आपको, एक्सियल लाइन, क्या कहते हैं इसे, और इस लाइन को क्या कहते हैं हम, अभी तो खींची नहीं है, कहाँ है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, क्या है ये लाइन जो होती है ना, वो मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ हो जाता है, क्या होता है, जब मैग्नेट का एरिया जो होता है हाफ हो जाता है, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या होती है, हाफ हो जाती है। यानी अगर आप एक्सियली किसी चीज को काटोगे मैग्नेट को, तो एरिया आधा होगा, एरिया आधा होने के साथ इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, लेकिन लेंथ क्या रहती है, उतनी रहती है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब आप मैग्नेट को इस प्रकार से काटते हो तो इसके एरिया पे कोई चेंज नहीं आता, और जब इसका एरिया सेम रहेगा तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बस क्या चेंज होगा, इसकी लेंथ, समझ गए। तो ऐसे काटने पर पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऐसे काटने पर लेंथ कम हो जाती है, पोल स्ट्रेंथ वही रहती है, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं भाई, प्लीज देखिए, एक बार मैग्नेट है, ध्यान दीजिए भैया, एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, और लेंथ क्या है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम इंटू में। हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को एक्सियली काट लिया, कैसे काट दिया, एक्सियली काटोगे तो भैया एरिया क्या होगा, आधा हो गया, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आधी, लेंथ क्या रही 12, तो भैया पोल स्ट्रेंथ हो गई आधी, लेंथ क्या रही 12, तो एम इंटू में 12 क्या था, कैपिटल एम, क्या था, तो इस केस में देखिए एम इंटू में 12 क्या होगा, कैपिटल एम, और नीचे वाला दो क्या, ये बता रहा है कि अगर आप ऐसे काटोगे बार मैग्नेट को एक्सियली, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आधा हो जाता है, क्या होता है, एम क्या है, उसका स्टार्टिंग था मैग्नेटिक मोमेंट, जब उसका पोल स्ट्रेंथ एम थी और लेंथ क्या थी 12 थी, लेकिन जब आपने उसको बीचों बीच से काट दिया, एक्सियली काट दिया, तो उसकी नई पोल स्ट्रेंथ जो आई है वो क्या आई है भैया, हाफ आई है, क्या आई है, हाफ आई है। अच्छा अगर हम बार मैग्नेट को इक्वेटोरियली काट दें, मतलब ऐसे काट दें, ऐसे, तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेकिन लेंथ क्या होगी, आधी हो जाएगी, लेंथ क्या होगी, तो नई डाइपोल मोमेंट क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ, और लेंथ क्या हो चुकी है, आधी, दो से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हुआ, एम इंटू में 12 क्या हो गया, कैपिटल एम, इस केस में भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, आधा ही हो जाएगा। यानी आप एक्सियली काटो या इक्वेटोरियली काटो, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, आधी हो जाती है। अच्छा इस केस में देखिए हमने क्या किया, बार मैग्नेट को ऐसे भी काटा, ऐसे भी काटा, और एक पीस निकाल लिया, तो इस पीस में पोल स्ट्रेंथ भी आधी रहेगी और
लेंथ भी क्या होगी, 2L की जगह पे क्या रहेगी, L रहेगी, यानी पोल स्ट्रेंथ भी आधी और लेंथ भी आधी। तो भैया नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ भी आधी होगी है और लेंथ भी क्या होगी है, आधी होगी है। तो M इंटू में 2L क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और 2 गुणे में 2 क्या होगा, 4, यानी नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। अब देखिए भैया ये वाला केस आ रहा है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को लिया और इसको इस तरह से बेंड कर दिया। ये क्या है, सेमी सर्कल है, क्या ये, और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस उतना ही होता है जिस वायर को आपने मोड़ा उसकी लंबाई के बराबर। इसकी लंबाई कितनी है, 2L है, तो इस सेमी सर्कल की लंबाई भी कितनी होगी, 2L, इसकी लंबाई 2L, तो इस सेमी सर्कल की लंबाई भी क्या होगी, 2L। मैग्नेट, अच्छा देखो अब देखिए पोल स्ट्रेंथ ये रही और उनके बीच में सेपरेशन कुछ और हो गया। पहले सेपरेशन स्ट्रेट होता था, अभी सेपरेशन तो ये हो गया ना, ये वाला सेपरेशन हो गया। ये है क्या, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये क्या है, ठीक है ना भैया, ये सेमी सर्कल है, ये उसका डायमीटर है और यही इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, समझ गए। तो भैया अब कैसे निकलेगा मैग्नेटिक मोमेंट, इस केस का M5 है ना, 5 4 है, 5 M5, पोल स्ट्रेंथ क्या है M, और दोनों के बीच में दूरी क्या है D। टी की वैल्यू कैसे निकालें, तो भैया डी हमें पता है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, देखिए कंप्लीट सर्कल का 2πr होता है, ये सरकमफेरेंस हो गया, लेकिन सेमी सर्कल का क्या होता है, इसका आधा होता है। तो मतलब ये दो हटा दो, ये दो कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, πr हो गया, ये सरकमफेरेंस हो गया किसका, सेमी सर्कल का। तो भैया पाई, आर क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, रेडियस जो होती है डायमीटर की आधी होती है, सरकमफेरेंस क्या होगा, 2L के बराबर होगा। अगर इसका सरकमफेरेंस क्या है, 2L ही तो है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा, डायमीटर क्या होगा, 2L अपॉन में 5, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं 2 की, ठीक है। अच्छा डायमीटर आ गया, हमने क्या किया, पोल स्ट्रेंथ डायमीटर की वैल्यू क्या रखी है, 2L इंटू में 2 अपॉन में क्या हो गया पाई, M इंटू में 2L क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 इंटू में पाई, इसको अरेंज कीजिए तो 2 मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में पाई, ये हो गया आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। मैंने एक बार मैग्नेट जिसकी लेंथ 2L थी उसको बैंड करके सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, अब सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो बोल रहा है नया उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो भैया हमें पता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में सेपरेशन, सेपरेशन क्या है इस बार डायमीटर, डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस इंटू में जो उसका लेंथ दे रखी है, मतलब सरकमफेरेंस दे रखा है वो जो कि क्या एटिकल है, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया और उसके बाद पोल स्ट्रेंथ से डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए ध्यान रखना इसको। अब आता है भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, होती क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो रीजन जहां तक उसके इफेक्ट को क्या किया, इसके एक्सपीरियंस किया, इसके किसी भी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां तक उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, ठीक है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, वो स्पेस मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहां तक उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या किया, इसके एक्सपीरियंस किया जा सके, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। अगर उसके इफेक्ट को बहुत दूर तक एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी दूर तक है, और अगर उसके स्पेस को ज्यादा दूर तक एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा दूर तक नहीं है, वो वीक मैग्नेट है, ठीक है। चलो भैया अब इसकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, सुन लीजिए भैया। ये कैसी होती है भैया, पार्टिकल नेचर की होती है, कहां से अराइज होती है, नॉर्थ से कहां जाती है, बाहर की तरफ, कहां पे, लेकिन मैग्नेट के अंदर की तरफ ये कहां से निकलती है और कहां जाती है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होती है, बाहर नॉर्थ नॉर्थ से निकलती है कहां जाती है साउथ में, अंदर नॉर्थ से निकलती है कहां जाती है, लगातार गोल गोल घूमती रहती है, मतलब दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब देखिए अराइज फ्रॉम नॉर्थ, और अंदर कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मतलब नॉर्थ से निकलती है बाहर कहां जाती है, फिर साउथ से निकलती है कहां जाती है, ये लगातार एक लूप में ही रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है कहां जाके खत्म हो जाती है, ये ऐसा नहीं करती, ये इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनका नेचर क्या होता है, सेम होता है, और सेम नेचर वाली चीज एक दूसरे को क्या करती है, दूर धकेलती है, क्या करती है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है नॉर्थ से और कहां जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है,
तो ये कर्व आती है, पता क्यों? क्योंकि ये दो एक दूसरे को दूर धकेल रही है। कैसी हो रही है? क्या करिए, ये फील्ड लाइन दोनों का नेचर क्या सेम है, तो ये एक दूसरे को दूर धकेल करके खुद को क्या कर देती है, कर्व बना लेती है। क्या बना लेती है? कर्व। मान लीजिए यहाँ से भी कुछ लाइन जा रही है ना ऐसे करके, तो वो सीधी नहीं आएंगी, वो क्या होगी, थोड़ी मुड़ के जाएंगी ऐसे बैंड करके। पता है क्यों? क्योंकि भैया क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा के क्या कर देती है, एक दूसरे को कर्व कर देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में कैसी हो जाती है, नॉर्थ से निकलते के साथ ही साउथ में जाते वक्त कैसी हो जाती है, कर्व, मतलब टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी बैंड हो जाती है इस तरीके से, ऐसा। ठीक है। और किसी भी बैंड चीज के ऊपर, ये बैंड है, आप चाहते हो कि आप इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालो, या आप इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालो, या आप इस पॉइंट की डायरेक्शन निकालो, तो अगर आपको किसी भी पॉइंट, आपको पता है इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि कर्व चीजों पर हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। और यदि आप डायरेक्शन देना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचना पड़ती है। क्या खींचनी पड़ती है आपको? तो किसी भी, पहली बात तो ये होगी कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो स्पेस में कैसी होती है, कर्व होती है, ऐसा स्ट्रेट नहीं होती, ऐसा एकदम सीधी सीधी नहीं आती, वो कैसी आती है, ऐसे कर्व की फॉर्म, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करके दूर कर देती है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इनकी डायरेक्शन देनी हो तो आप क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। क्या करते हो? और हर पॉइंट की टेंजेंट केवल उसी पॉइंट की डायरेक्शन को बताती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय टेंजेंट। जैसे आपको पी पॉइंट की डायरेक्शन देनी है या P2 पॉइंट की डायरेक्शन देनी है, तो आप P1 पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए क्या करोगे, T1 टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और P2 पॉइंट की डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करोगे, T2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो ये जो T1 है वो केवल P1 की डायरेक्शन बताएगी, और जो T2 है वो P2 की डायरेक्शन बताएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है T1 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ P1 और T2 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ P2। दे आर कर्व इन स्पेस, पता है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे को क्या करती है, कर्व कर देती है। ठीक है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कह रहा है भैया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, अगर वो ऐसा करे, मान लीजिए देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी दो दो टेंजेंट खींच सकती है। कैसे? एक तो इस लाइन के हिसाब से T1 टेंजेंट और एक इस लाइन के हिसाब से T2 टेंजेंट। टेंजेंट क्या बताती है, इस पॉइंट की डायरेक्शन, मतलब ये पॉइंट एक टाइम पर दो दो डायरेक्शन में चल रहा है, कभी भी एक सिंगल पॉइंट एक टाइम पर दो दो डायरेक्शन में चल नहीं सकता, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, फेल्ड है। वही लिखा हुआ है, टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इफ दे डू सो इट मींस देयर इज द टू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर वो ऐसा करती है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट की क्या भैया, दो दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, तो इसलिए हियर पी पॉइंट हैज टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगला कह रहे हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वाली भी, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ से। कहा जाती है, तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ गई, तो मान लीजिए इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी थी, L थी, तो इनके अंदर अपने आप लंबाई क्या होती है, कम होने लगती है। पता है क्यों? आपने देखा रबड़ की लंबाई क्या होती है, जब बढ़ा देते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जब उसको अपनी एनर्जी कम करनी है तो अपनी लंबाई को क्या करना पड़ेगा, एक खिंची हुई रबड़ के पास ज्यादा एनर्जी होती है ना, पता है आपको, एक खिंची हुई रबड़ के पास आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, खिंची हुई स्प्रिंग के पास ज्यादा एनर्जी। किसी कोई भी चीज खिंची होती है उसके पास लंबाई क्या होती है, और सॉरी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ज्यादा एनर्जी वाली चीजें क्या होती है, अनस्टेबल होती है। क्या होती है? तो हर चीज चाहती है कि भैया, जैसे रबड़ को आपने छोड़ा तो तुरंत क्या करती है, अपनी लंबाई को कम करने लगती है। एक खिंची स्प्रिंग को आपने छोड़ा तो वो तुरंत अपनी लंबाई को क्या करती है, कम करने लगती है। पता क्यों? क्योंकि भैया उसकी एनर्जी क्या है, खिंची हुई कंडीशन में क्या होती है, ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। कोई भी चीज ज्यादा एनर्जी लेकर के स्टेबल नहीं रह सकती, और जो स्टेबल नहीं रह सकती तो ज्यादा देर टिक भी नहीं सकती। तो इसलिए भैया जो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो मैग्नेट दूर होने की वजह से क्या करती है, खिंच जाती है, और खिंचने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो उनके अंदर खिंचाव हुआ है उसको क्या करने लगती है, कम करने लगती है। उनकी लंबाई क्या होती है, अपने आप कम होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पास में आने लगते हैं। यानी इसी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है। इसी की वजह से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई। और जब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई तो नॉर्थ और साउथ को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अपनी लंबाई को कम करने लगी। क्यों लंबाई कम करने लगी? क्योंकि ये खिंची हुई थी तो इनकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी, क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। तो ये अपने आप अपनी लंबाई को कम करके अपनी लेंथ को कम करते हैं। लेंथ कम होने के साथ ही इनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आता है भैया, अट्रैक्शन। नॉर्थ से निकली साउथ में गई, आपको पता नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते, तो अट्रैक्ट करने की वजह यही होती है
कि जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है तो उसकी लंबाई खिंच जाती है, खिंच जाती है ना। और खिंचने की वजह से क्या होता है भैया, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। अब वो अपनी लंबाई को कम करेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा, जब बीच की रस्सी की लंबाई कम होगी तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के आएंगे, पास में आएंगे। आपको पता ना भैया, नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास में आता है, इसी वजह से पास में आता है, क्योंकि जो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसकी लंबाई अपने आप क्या होती है, कम होने लगती है। लंबाई कम होने की वजह से नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भैया, अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? अगला भैया, ये मैग्नेटिक, मान लीजिए आपने नॉर्थ पोल लिया और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल लिया, आपको पता है रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि भैया ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ऐसे चलेगी, यहां से भी निकली ऐसे चलेगी। अब भैया इनका नेचर क्या है, सेम है। सेम नेचर की चीजें कभी एक दूसरे के पास में नहीं आती, तो ये इसको दूर धकेलेगी, ये इसको दूर धकेलेगी, ये इसको दूर धकेलेगी, ये इसको दूर धकेलेगी। इसकी वजह से क्या होता है, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ भी क्या होता है, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। इसे आपका रिपल्शन कहते हो। क्या कहते हो? ठीक है भैया, आपको किसी भी रीजन में, आपको कहीं पर भी बताना कि भैया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है, इंटेंसिटी कहाँ पे आता है, यहाँ पे या यहाँ पे, B2। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर स्पेसिंग क्या है, फील्ड लाइंस के बीच में कम है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो वही क्या रखा कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी गिवन बाय द मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट, रिलेटिव सेपरेशन। उनके बीच में सेपरेशन जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और जितना उनके बीच में सेपरेशन कम होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यानी सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सेपरेशन अगर कम होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, है ना, समझ गए? ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं भैया एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन याद है? क्या था? 1/4π/Q/r²। याद है? पता नहीं आपको याद नहीं होगा। ये कोई चार्ज है, आप चाहते हो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी, तो क्या होगी भैया, KQ/r²। याद है? KQ/में, देखिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या थी, क्या होती थी, याद है आपको? फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। एक कूलम का चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था वही क्या होती थी, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। एक कूलम का चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता था किसी अन्य चार्ज की वजह से, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक कूलम वाला चार्ज, वही फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वजह से वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। मान लीजिए मैं एक कूलम का चार्ज हूं और मैं इसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो मेरे द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। समझ गए? ये एक कूलम का चार्ज है, मैं क्या हूं यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज, तो मेरी वजह से ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है भैया? अब देखिए, अगर ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मेरी वजह से, तो इसका मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स चार्ज। यूनिट चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, किसकी, सोर्स की। अब बिल्कुल सेम यहीं पे है, ये क्या है भैया, सोर्स पोल है। ये क्या है, ये आपका सोर्स पोल है। क्या है ये आपका, और ये क्या है आपका, यूनिट पोल है। क्या है, तो इसकी वजह से ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स ही क्या होगा, वो फोर्स ही क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ये बी किसकी फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी, सोर्स की। और ये किसका, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर। इंटेंसिटी किसकी है, समझ गए भैया, सोर्स की। फोर्स लगता है टेस्ट पे, टेस्ट मतलब हमेशा एक कूलम, एक एम्पियर मीटर का होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। और ये सोर्स है, सोर्स कुछ भी हो सकता है एक के अलावा। ठीक है, तो वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कौन, एक एम्पियर मीटर, यानी यूनिट पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू सोर्स पोल, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ। तो भैया ये एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, इनके बीच में फोर्स कैसे निकाला जाता है, अभी पीछे बताया था, म्यू नॉट 4πm1m2 अपॉन में r²। ठीक है भैया, तो हमने बोला भैया फोर्स जो होगा, m1 क्या है भैया, m, और m2 क्या है, 1 लिखिए। तो भैया हमारा निकल आया फोर्स, फोर्स कितना आया,
फोर्स कितना आया, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, एक वाला, 1 एम्पियर मीटर वाला। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, सोर्स की। तो भैया फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। तो हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर में फोर्स। कौन सा फोर्स है, जो 1 एम्पियर मीटर वाला एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भैया, देखिए तो आपको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भैया देखिए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, क्या है, आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है नॉर्थ, ये क्या होगा, आर हो गया। ये नॉर्थ को हम क्या मानते हैं, सेंटर। क्या मानते हैं, सेंटर है। नॉर्थ क्या है, सेंटर। और आप रेडियस कहां से खींचते हो, सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ। कहां खींचते हो, और आप देख रहे हो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है बाहर की तरफ ही निकलती है, पता ना आपको। फॉर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आप रेडियस खींच रहे हो ना, रेडियस कहां खींच रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से पॉइंट पी की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड भी कहा है ये नॉर्थ से पॉइंट पी की तरफ। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियस की डायरेक्शन के बराबर है। दोबारा सुन लीजिए भैया, जब भी आप किसी भी चार्ज की वजह से या किसी भी पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो, तो वो पोल एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, और उस पॉइंट की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, तो अगर मैं नॉर्थ की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, नॉर्थ की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो नॉर्थ क्या है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इधर गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और हमें पता भी है ये क्या है, सेंटर है। और जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां तक आप लाइन खींचते हो, क्या होती है वो, आर। इसको मैं रेडियस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सेंटर है तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। क्योंकि इधर भी ऐसी होगी, देखो एक्चुअल में रेडियस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमें पता भी है अगर एक सर्कल खींच दूं तो इस सर्कल के ऊपर हर एक पॉइंट पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। समझिए। तो भैया देखिए कहने की क्या बात है, वैसे मैं इतना ज्यादा डीपली ना जाऊं तो सीधा से सिंपल सी बात ध्यान रखना कि नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है। क्या होती है, और साउथ पोल की वजह से हमेशा। अब मैं बोलूंगा नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। और साउथ पोल की वजह से रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि रेडियस की डायरेक्शन में, और रेडियली इनवर्ड का मतलब होता है रेडियस से अपोजिट डायरेक्शन में। तो साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियस के अपोजिट आती है। ठीक है, और नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियली। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन में होती है, रेडियस की डायरेक्शन में। क्या होती है, तो भैया हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया और डायरेक्शन किसकी ले ली, रेडियस की। किसकी ले ली, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर। और डायरेक्शन किसकी भैया, रेडियस की। ठीक है, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई एम। अच्छा डायरेक्शन किसके बराबर होती है, आपको याद होगा एक वेक्टर जो ए, मान लीजिए ए वेक्टर है, तो उसके पास दो चीजें होती है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो यानी किसी की भी डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती है, उसके मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर आती है। तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है भैया, तो हम देखेंगे भैया म्यू नॉट एम आर वेक्टर 4 पाई, और ये क्या है, आर स्क्वायर, और ये क्या है, आर। तो नीचे क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल के लिए हमेशा बाहर जाती है तो इधर क्या आएगा, प्लस वेक्टर फॉर्म में, और साउथ पोल के अंदर आती है तो इधर क्या आएगा, माइनस। ठीक है भैया, क्योंकि हम किसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, रेडियस की डायरेक्शन ले रहे हैं। सो नॉर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड रेडियस की ही डायरेक्शन में आती है, लेकिन साउथ के लिए रेडियस के उल्टा आती है। रेडियस आपकी देखिए, ये नॉर्थ है, आपने रेडियस खींची इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रही है, इधर की तरफ। तो इसलिए हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है। लेकिन अगर मैं साउथ की बात करूं तो रेडियस आप कहां खींचते हो, बाहर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां आती है, अंदर। तो इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की फॉर्म क्या होगी, साउथ के लिए माइनस म्यू नॉट 4 पाई एम आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, और इसके लिए क्या होगी,
बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई एम आर वेक्टर अपॉन में आर के। ये किसके लिए होगी वेक्टर फॉर्म? नॉर्थ के लिए। ये किसके लिए होगी? साउथ के लिए। ठीक है भैया। अब देखिए लास्ट टॉपिक है जो आज मैं करा रहा हूं, बाकी और बैच में मैंने इसी को इतना ही कराया था। मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ पोल है M1 M2 और M3। M1 की से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है? B1 आ रही है B1। M2 की वजह से कितनी आ रही है? B2। और M3 की वजह से कितनी आ रही है? B3। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लग जाए तो क्या होगी भैया? सब मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। सम नहीं, वेक्टर सम। सम और वेक्टर सम में अंतर होता है। सम में नॉर्मली आप ऐड कर देते हो, वेक्टर सम में आप रिजल्टेंट निकालते हो। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है नहीं आता? ठीक है भैया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ तक का नोट्स आपको मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए फटाफट जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया मैंने। मैग्नेटिक मोमेंट ये देखो, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ सब जानते हैं भैया। दो पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, उनके बीच में दूरी के क्या होता है? इनवर्सली होता है। फॉर्मूला आपका लास्टली ये आता है। ठीक है भैया, ये रहा फॉर्मूला आपका। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम करते हैं भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको पता है भैया यदि कोई डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? हर मैग्नेटिक डाइपोल ही है, क्योंकि हमेशा नॉर्थ और साउथ के साथ ही आता है। और दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है। एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं, कोई ज्यादा कम नहीं होता, पॉइंट में भी ज्यादा कम नहीं होता, सब सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो जब ऐसे मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे आते हैं तो दोनों पोल्स पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट आता है। और टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और आपको पता है भैया वो मैग्नेटिक मूवमेंट इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, बढ़ती है, दोनों को बढ़ाने पे बढ़ेंगे, दोनों को घटाने पे घटेंगे। क्यों घटेंगे आपको पता होना चाहिए। कंबाइन किया भैया, ये आगे आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एसआई यूनिट वगैरह आप जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया स्पेशल केस में। तो आपको पता है एक मैग्नेट M है, पोल स्ट्रेंथ M है, इसकी लेंथ 2L है। तो भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? M इंटू में 2L। अब अलग अलग केस में हमने मैग्नेट के अलग अलग टुकड़े किए अलग अलग प्रकार से, है ना। एक बार एक्सियली काटा, एक बार इक्विटोरियली काटा, एक बार एक्सियली इक्विटोरियली दोनों काटा, और एक बार उसको बैंड कर दिया। ठीक है, बैंड करने वाले केस ध्यान दीजिए कि यदि आप बैंड कर दोगे तो बैंड करने पर जो दूरी रहेगी दोनों पोल्स के बीच में वो डायमीटर के बराबर आ जाएगी। क्या आएगी? और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या बना है बैंड करके? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का डायमीटर आप निकाल लोगे और डायमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपका? मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। फिर बात करते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये क्या होती है? नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है आउटसाइड, लेकिन अंदर की तरफ साउथ से निकलती है नॉर्थ में। ये कॉन्टिन्यूअस होती है, स्पेस में कैसी आती है? कर्व आती है, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन होता है। और किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन देनी होती है तो क्या करते हो? टेंजेंट खींचते हो। हर पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट होगी, इसका मतलब हर पॉइंट की डायरेक्शन में क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लीजिए करेंगी तो जिस पॉइंट पर करेंगी उस पॉइंट की क्या होगी? दो डायरेक्शन होगी, और एक पॉइंट की कभी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं देखूं तो नॉर्थ से निकलती है, कहा जाती है साउथ में। इसके दौरान में इनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनकी लंबाई क्या होती है? कम होने लगती है। इसे कहते हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से क्या आता है? अट्रैक्शन। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के क्या होते हैं? पास में आते हैं। मैग्नेट के दो नॉर्थ नॉर्थ को